डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे व्हीकल ऑन ए बैंक्ड रोड। इसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम एंड सेफ स्पीड ऑफ ए व्हीकल ऑन ए कर्व्ड हॉरिजॉन्टल रोड। रोड कर्व्ड है लेकिन ये रोड हॉरिजॉन्टल है, तो वहाँ पे मैक्सिमम सेफ स्पीड कितनी मिल सकती है किसी व्हीकल के लिए। तो उसके लिए हमने एक्सप्रेशन डिराइव किया हुआ था। उसमें एक चीज़ आपको याद होगा कि द मैक्सिमम स्पीड डिपेंड्स ऑन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ द रोड एंड टायर्स ऑफ द व्हीकल। तो इसकी प्रॉब्लम एक ये है कि हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ द रोड पे मैक्सिमम सेफ स्पीड व्हीकल की रोड के सरफेस और व्हीकल के टायर के बीच जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है, उस पर डिपेंड करता है। और स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की एक अपर लिमिट होती है। उस अपर लिमिट से ये डिसाइड होता है कि मैक्सिमम सेफ स्पीड किसी भी व्हीकल का उस रोड के ऊपर कितना हो सकता है। और दूसरा ड्रॉबैक ये है कि स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कांस्टेंट तो होता है, एक अपर लिमिट तो होती है, लेकिन किसी एक्सटर्नल फैक्टर्स से, जैसे मान लीजिए कि रेनी सीजन में या फिर आइल्स उसके ऊपर पड़ जाए रोड के सरफेस के ऊपर, या बारिश होता है, तो वैसे कंडीशन में भी स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन चेंज हो जाता है। तो हम सिर्फ स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पर डिपेंड नहीं रह सकते। तो उसका अल्टरनेटिव क्या है? अल्टरनेटिव ये है कि रोड को हम बैंक कर देंगे, बैंक्ड का क्या मतलब होता है? जैसे मान लीजिए कि रोड टर्न हो जाता है, ऐसे कहीं पे कर्व शेप में निकलता है, तो जब आप स्ट्रेट पाथ से अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ से आप ट्रेवल कर रहे हैं, और जब यहाँ पे आप ट्रेवल करेंगे तो आपके इस स्पीड के ऊपर कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा, और आप अपनी मैक्सिमम स्पीड को यहाँ डिक्रीज नहीं करते हैं या इस कर्व के अकॉर्डिंग आप अपने स्पीड को चेंज नहीं करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में व्हीकल के स्लिप होने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे हम अपने व्हीकल का सेफ स्पीड ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक अरेंजमेंट करना होता है, और उसी अरेंजमेंट को हम कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। तो बैंकिंग ऑफ रोड मीन्स, देखिए इसमें एक इनर एज ऑफ द रोड है और ये आउटर एज ऑफ द रोड है। इतना चौड़ा रोड है, तो दिस इज ए इनर एंड दिस इज ए आउटर। अब इस पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये यहाँ पे कोई भी व्हीकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, और इस सर्कुलर पाथ का कहीं पे सेंटर होगा। अब इस सेंटर से इसको जब हम ज्वाइंट करेंगे तो ये हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर देगा, मतलब इस सर्कुलर पाथ का ये रेडियस देगा। ओके, अब इस रोड में एक इनर एज है और एक आउटर है। तो जब हम आउटर एज को इनर एज से ऊपर कर देते हैं, मतलब व्हेन आउटर एज ऑफ द रोड इज रेज्ड ओवर द इनर, सच ए अरेंजमेंट इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड। And what is the angle of banking? The surface of the road is kept inclined with a horizontal at a suitable angle. Such a angle is called angle of banking. तो यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल ऑफ बैंकिंग है। ये सरफेस ऑफ, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, और ये रोड का बाहरी किनारा है, और रोड का इंटरनल इनर एज है, और ये आउटर एज है। तो आउटर एज को हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इनर एज से, और इस तरह से जो रोड का सरफेस है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस से इंक्लाइंड हो जाता है, और जिस एंगल से इंक्लाइंड होता है उसी को हम कहते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग। एंगल ऑफ बैंकिंग हम क्यों करते हैं? इसलिए कि बैंकिंग ऑफ रोड हम इसलिए करते हैं कि बैंकिंग ऑफ रोड से हम व्हीकल के स्पीड को मैक्सिमम और लोअर लिमिट कितनी हो सकती है उस रोड के ऊपर, ये हम डिसाइड कर सकते हैं। तो ये परमानेंट तरीका है सेफ स्पीड प्रोवाइड करने के लिए किसी टर्न पे, किसी कर्व्ड पाथ पे। आप देखते हैं कि घाट सेक्शन में जब आप ट्रेवल करते हैं, घाट सेक्शन में, तो जो इंजीनियर डिसाइड करता है उसका उस कर्व रोड को कि कितना कर्व हो रहा है, और उस कर्व के मुताबिक वो रेडियस निकालता है,
और इस तरह से वो डिसाइड करता है कि हमको यहाँ कितनी सेफ़ स्पीड चाहिए, और उस सेफ़ स्पीड के मुताबिक वह एंगल ऑफ बैंकिंग को डिसाइड करता है और रोड को बैंक किया जाता है, और इस तरह से सेफ़ स्पीड वहाँ पे मिलती है। और आप देखते हैं कि यहाँ पे एक रेंज दिया जाता है कि आप इससे ज़्यादा स्पीड में व्हीकल ड्राइव मत कीजिए, दैट इज़ द अपर लिमिट ऑफ द सेफ स्पीड ऑफ द व्हीकल एंड दैट कर्व रोड। तो अब हम बात करेंगे कि सेफ स्पीड हमको बैंक्ड रोड पर कितना मिलेगा, उसके लिए एक्सप्रेशन हम डिराइव करेंगे। नाउ सपोज दैट ए व्हीकल ऑफ मास m, व्हीकल का मास कितना है, m है, is moving on a curved banked road. The road is banked with angle theta. The acceleration due to gravity there is g, okay, and radius of the curved road is r. Now here consider this is a vehicle and this is the angle of banking, that is a theta, and this is a vehicle which is moving on this road. Now here we considering here the non-conservative forces. Non-conservative forces में क्या आएंगे, non-conservative forces like air resistance are negligible here. We are not considering the air resistance and other forces. Weight of the vehicle is acting vertically downward, and that is mg, and normal reaction which is acting on the vehicle is acting perpendicular on the surface of the road. तो ये surface of the road है, तो इस पर perpendicular जो force होगा वो normal reaction होगा। तो दो forces हम consider कर रहे हैं यहाँ पे, एक weight और दूसरा normal reaction. Now resolving the normal reaction into its two components, एक होगा horizontal component और दूसरा होगा vertical component. तो this component is a horizontal component and this is a vertical component. तो horizontal component हो जाएगा n sin थीटा। आपको मालूम है कि horizontal component हम कैसे निकालते हैं, अगर नहीं मालूम है तो आप यहाँ देख लीजिए, this angle is थीटा, तो therefore this angle will be also थीटा, ये एंगल भी थीटा होगा। अब ये कौन सा ट्रेंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि साइन थीटा is equal to opposite side upon hypotenuse. Opposite side is this side. If you say this side is x, तो therefore this will be x upon hypotenuse कितना है, n है, तो x कितना हो गया, n sin थीटा। तो वही हमने लिखा है x, ये कितना हो गया, this force will be n sin थीटा। ऐसे ही आप इस वर्टिकल कंपोनेंट को कैसे निकालेंगे, मान लीजिए कि y है, तो y है। अब इस राइट एंगल ट्रेंगल को आप लेंगे, दिस राइट एंगल ट्रेंगल, और इसमें ये एडजेसेंट साइड है, ये अपोजिट साइड है और ये हाइपोटेनियस है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड दैट इज a y अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज a n। तो y कितना हो गया, n cos थीटा, n cos थीटा, तो यही हमने लिखा है n cos थीटा। तो इस तरह से हमने इसको रिजॉल्व कर दिया। ओके, हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिल गया n sin थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट मिल गया n cos थीटा। नाउ n cos theta balances the weight that is mg. So therefore you can write here n cos theta is equal to mg. एक इक्वेशन मिल गया। और ये जो n sin थीटा है, n sin थीटा, दिस इज इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड इट प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो देयरफॉर and balances the centrifugal force. So therefore you can say this is equal to, that is n sin theta is equal to n sin theta सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए, और यह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करेगा। तो n sin थीटा कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे कितना होगा, mv स्क्वायर बाई आर या फिर mr ओमेगा स्क्वायर। तो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू
mv²/r। ओके, तो ये दो इक्वेशंस हमारे पास मिल गए। एक इक्वेशन हो गया ये इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हमको निकालना है मैक्सिमम सेफ स्पीड निकालनी है। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 को हम डिवाइड कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 से। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या मिलेगा, n sin थीटा अपान n cos थीटा, n से n कैंसिल हो जाएगा और sin थीटा अपान cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू, अब mv²/r, mv²/r इसको डिवाइड कर देंगे mg से, तो m से m कैंसिल हो जाएगा एंड दिस विल बी इक्वल टू v²/rg। तो tan थीटा की वैल्यू हमको मिल गई, tan थीटा इज इक्वल टू v²/rg। ओके, tan थीटा इज इक्वल टू v²/rg। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब इसके बाद हम बात करेंगे मैक्सिमम सेफ स्पीड कितनी हो सकती है, मोस्ट सेफ स्पीड की। most safe speed, now from this expression you can write tan theta is equal to v²/rg। तो therefore v² is equal to rg tan theta। तो therefore you can write v is equal to √ rg tan theta। तो this is the most safe speed of the vehicle on that banked road। This is the most safe speed of a vehicle on a banked road if the road is banked with angle theta। तो इसको हम कह सकते हैं सेफ स्पीड, बट देयर इज नो मिनिमम एंड अपर लिमिट ऑफ द स्पीड। ये इससे मतलब मिनिमम व्हीकल की स्पीड कितनी हो सकती है उस रूट पे, ये इससे पता नहीं चलता है, और व्हीकल की अपर मतलब मैक्सिमम स्पीड, सेफ स्पीड कितनी हो सकती है, ये इससे डिसाइड नहीं होता है। तो ये हम एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे कि मिनिमम और मैक्सिमम क्या हो सकती है। इसके पहले हम एक एक्सप्रेशन और डिराइव करेंगे, और वो एक्सप्रेशन है बैंकिंग एंगल के लिए। बैंकिंग एंगल, बैंकिंग एंगल यहाँ पे हमने थीटा लिया है, थीटा इज द बैंकिंग एंगल। तो इसी एक्सप्रेशन का हम यूज करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू v²/rg। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो देयरफॉर v² इज इक्वल टू, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से नहीं होगा, हम थीटा को लेफ्ट में ले लेंगे, बाकी सबको राइट में ले लेंगे। तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स v²/rg। तो दिस इज द एंगल ऑफ बैंकिंग। अब नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे स्पीड लिमिट्स की। किसी भी रोड को जब बैंक किया जाता है तो उसकी रोड की वहाँ स्पीड की लिमिट कितनी हो सकती है ये डिसाइड किया जाता है। जैसे घाट सेक्शन में आप देखते हैं कि जब सिविल इंजीनियर कॉन्ट्रैक्ट लेता है तो वहाँ पे स्पीड लिमिट को डिसाइड करते हुए, ध्यान में रखते हुए कि यहाँ की स्पीड लिमिट हम कितना रखेंगे, तो उसके हिसाब से वो ये डिसाइड करता है कि हमारा एंगल ऑफ बैंकिंग कितना होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पीड लिमिट। तो स्पीड लिमिट के लिए हम एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे कि स्पीड लिमिट हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि किसी भी बैंक रोड के ऊपर
मिनिमम और मैक्सिमम सेफ स्पीड कितनी हो सकती है? अब यहाँ पे हम स्पीड लिमिट्स की बात करेंगे। यू नो दैट द सेफ स्पीड के लिए एक्सप्रेशन हमने डिराइव किया था Vs इज इक्वल टू अंडर रूट RG tan थीटा, लेकिन ये सेफ स्पीड के लिए एक्सप्रेशन देता है। इस एक्सप्रेशन से ये पता नहीं चलता है कि हमारी लोअर स्पीड कितनी हो सकती है और अपर लिमिट कितनी हो सकती है सेफ स्पीड की। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोअर सेफ स्पीड के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि आपका स्पीड लेस देन RG tan थीटा है, सेफ स्पीड अंडर रूट RG tan थीटा है, लेकिन हमारी स्पीड V1 इज लेस देन अंडर रूट RG tan थीटा है। ओके, तो देयरफॉर इन दैट सिचुएशन द सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है mv1 स्क्वायर बाई r, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होता है, तो n sin थीटा जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, अगर हमारी स्पीड अंडर रूट RG tan थीटा से कम है तो n sin थीटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ज़्यादा होगा, n sin थीटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ज़्यादा होगा। तो उसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, n sin थीटा विल बी ग्रेटर देन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना है mv1 स्क्वायर अपॉन r। तो देयरफॉर द स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी एक्टिंग हियर along the surface of the road, between the surface of the road and the tires of the vehicle, and this is directed outward. This is the static force of friction. Okay, so this is a very important. The static force of friction will be in this direction, in which case if the n sin theta, if the speed of the vehicle is less than under root RG tan theta, in that situation n sin theta will be greater than centrifugal force, and therefore the static force of friction will be in this direction along the surface of the road. So now resolving the static force of friction in two components, horizontal component and a vertical component. तो यहाँ जो हमारा horizontal component होगा वो Fs cos थीटा होगा और vertical component Fs sin थीटा होगा। ये कैसे होगा, इससे पहले जो मैंने यहाँ पे रिजॉल्व करके बताया था, आप यहाँ पे ले सकते हैं, इस फॉर्म में ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा बनेगा। तो जब इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे तो ये अपोजिट साइड होगा, ये एडजेसेंट साइड होगा, ये हाइपोटेनस होगा। और जब इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे तो ये एडजेसेंट साइड होगा, ये अपोजिट साइड होगा और ये हाइपोटेनस होगा। तो यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा अप्लाई करके आप ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट निकाल सकते हैं। ओके, तो नाउ अब ये डिसाइड हो गया mg, पहले हमने जो फोर्स डिसाइड किया था कि mg डाउनवर्ड होगा और n cos थीटा अपवर्ड होगा और n sin थीटा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करेगा। अब यहाँ पे एक और एग्जिस्टेंस हो गया एक फोर्स का, और वो हो गया स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इसको हमने रिजॉल्व कर दिया। एक फोर्स हो गया Fs cos थीटा जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, दूसरा फोर्स है Fs sin थीटा जो वर्टिकल डायरेक्शन में है। तो अब इन दोनों ही फोर्सेस के एडिशनल फोर्सेस के साथ हम फिर से डेरिवेशन करेंगे, और हमारा डेरिवेशन क्या आएगा, देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सबसे पहले हम फोर्स की बात करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारा फोर्स है Fs cos थीटा आउटवर्ड है और n sin थीटा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ है। तो रिजल्टेंट इन दोनों फोर्सेस का क्या हो जाएगा,
इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट हो जाएगा। इसलिए कि ये फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ज़्यादा है, तो इसलिए एन साइन थीटा और इसके अपोजिट डायरेक्शन में एफ एस कॉस थीटा, तो देयरफॉर माइनस एफ एस कॉस थीटा, और ये प्रोवाइड करेगा सेंटीपिटल फोर्स को। और सेंटीपिटल फोर्स कितना हो जाएगा, एम वी वन स्क्वायर बाई आर। ओके, अब इन फोर्सेस को हम बैलेंस करते हैं। यहाँ पे एक अपवर्ड फोर्स है एन कॉस थीटा, डाउनवर्ड फोर्स है एम जी, लेकिन इसके साथ साथ एक अपवर्ड फोर्स और है जो एफ एस साइन थीटा है, और ये दोनों ही फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में है। एन कॉस थीटा भी अपवर्ड है और एफ एस साइन थीटा भी अपवर्ड है, तो रिजल्टेंट फोर्स दोनों का सम हो जाएगा। और सम कितना हो जाएगा, सम होगा एन कॉस थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा, और ये बैलेंस कर देगा इस वेट को जो mg है, तो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू mg। तो यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशंस आ गए। बस इसमें इतना ही समझना है। ये अगर आपने समझ लिया तो इसके बाद से टोटली मैथमेटिक्स हम इसमें अप्लाई करेंगे और v1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो आई होप you will understand this concept to derive this expression. तो अभी हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देते हैं। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एम वी वन स्क्वायर बाई आर, इसको एम जी से डिवाइड कर दिया, एम वी वन स्क्वायर बाई आर, इसको हमने एम जी से डिवाइड कर दिया, इज इक्वल टू यहाँ पे है एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा, इसको हमने डिवाइड किससे किया, एन कॉस थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा से। तो यहाँ पे m से m कैंसिल हो गया और हमारा एक्सप्रेशन क्या मिल गया, v स्क्वायर अपान आर जी इज इक्वल टू एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा अपान एन कॉस थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा। ये जो एक्सप्रेशन मैं कर रहा हूँ बुक में ये इतने लॉन्ग फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, लेकिन जब तक आप इसको समझते नहीं हैं तो याद नहीं कर सकते हैं, और याद करने का कोई मतलब नहीं है। फिजिक्स में जो चीज़ें हैं वो सब आपको समझना है, याद नहीं करना है ज़्यादा सी चीज़ें। याद करेंगे तो उसका एप्लीकेशन अच्छे से नहीं कर पाएंगे। याद तो करना है, लेकिन फार्मूले वगैरह प्रैक्टिस से आप याद कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमें ट्राई करना चाहिए कि उस चीज़ को समझें। तो वी स्क्वायर अपान आर जी, सॉरी दिस इज वी वन स्क्वायर। तो अभी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे कर देंगे, इसलिए कि वी वन स्क्वायर हमको फाइंड आउट करना है। तो देयरफॉर वी वन स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी, और ब्रैकेट में आ जाएगा एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा अपान एन कॉस थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा। ओके, तो देयरफॉर v1 इज इक्वल टू अंडर रूट में आ जाएगा, अंडर रूट आर जी और एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा अपान एन कॉस थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा।
फॉर मिनिमम पॉसिबल स्पीड फॉर मिनिमम पॉसिबल स्पीड, यहाँ पे हम एक्सप्रेशन डिराइव कर रहे हैं मिनिमम पॉसिबल स्पीड के लिए, इसलिए कि स्पीड लिमिट की बात कर रहे हैं। तो पहले हम मिनिमम पॉसिबल स्पीड की बात करेंगे, फिर इसके बाद से मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड की बात करेंगे। तो फॉर मिनिमम पॉसिबल स्पीड द स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन Fs is equal to mu s into n. Mu s is the coefficient of static friction and n is the normal reaction. तो ये वैल्यू हम यहाँ पे एक्सप्रेशन के अंदर सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमको मिनिमम पॉसिबल स्पीड मिल जाएगा। तो therefore V1 minimum is equal to अंडर रूट RG और हम क्या रखेंगे Fs के जगह पे म्यू एस n रख देंगे। तो हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा n साइन थीटा को वैसे ही लिखेंगे जैसे हमारे एक्सप्रेशन में है n साइन थीटा माइनस Fs के जगह पे म्यू एस लिख देंगे, म्यू एस n लिखेंगे और कॉस थीटा को वैसे ही लिख लेंगे जैसा हमारे एक्सप्रेशन में है और डिवाइडेड बाय Fs साइन थीटा। तो Fs की जगह पे हम क्या लिखेंगे म्यू एस n और साइन थीटा एंड देन प्लस n कॉस थीटा। ओके, therefore this is equal to अंडर रूट। अब यहाँ से कुछ चीज़ें कॉमन हो जाएंगी, जैसे आप देख रहे हैं n कॉमन है तो n हम कॉमन ले लेंगे और कॉस थीटा भी कॉमन ले सकते हैं इसलिए कि यहाँ भी कॉस थीटा है और यहाँ साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो tan थीटा मिल जाएगा। तो आर को हम वैसे ही छोड़ देते हैं और यहाँ से हम n कॉस थीटा को कॉमन ले लेते हैं। ओके, तो n से n कैंसिल हो जाएगा, n कॉस थीटा से जब आप डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहाँ आएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, माइनस अब यहाँ से n हमने कॉमन ले लिया है, बचा क्या म्यू एस और कॉस थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। म्यू एस भी रहेगा, राइट, म्यू एस भी है ना, और डिवाइडेड बाय यहाँ से भी हमने n कॉस थीटा को कॉमन ले लिया। तो जब n कॉस थीटा आपने कॉमन लिया तो n तो बाहर निकल गया, यहाँ रह गया म्यू एस और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और प्लस n आपने कॉमन ले लिया और कॉस थीटा भी कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच जाएगा 1 हो जाएगा। तो n cos थीटा से n cos थीटा कैंसिल हो गया तो देयरफॉर दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट RG और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ हमारा आ जाएगा tan थीटा और माइनस म्यू एस डिवाइडेड बाय अब म्यू एस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो दिस विल बी म्यू एस tan थीटा और प्लस 1। दिस इज V1 मिनिमम। V1 मिनिमम का मतलब क्या हुआ कि यही हमारी मिनिमम स्पीड हो सकती है उस रोड पे जिसको हमने थीटा एंगल से बैंक किया हुआ है और उस रोड के सरफेस और टायर्स ऑफ द व्हीकल के बीच का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू एस है। तो म्यू एस हमें जानना चाहिए अगर हम लोअर स्पीड की लिमिट निकालना चाहते हैं तो, और एंगल ऑफ बैंकिंग भी हमको मालूम रहना चाहिए। तो देयरफॉर द फाइनल एक्सप्रेशन हम लिखेंगे मिनिमम स्पीड लिमिट के लिए और वो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन होगा V1 मिनिमम इज इक्वल टू, इसको हम कह सकते हैं मिनिमम स्पीड दैट इज V मिनिमम एंड दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट
अंडर रूट आर जी और ब्रैकेट में आ जाएगा tan थीटा माइनस म्यू एस अपॉन म्यू एस tan थीटा प्लस 1 एंड दिस विल बी इक्वेशन नंबर 3। ये नेक्स्ट इक्वेशन होगा। तो अभी हमने कितने इक्वेशन दे दिए थे? शायद 2 इक्वेशन दिए थे, तो ये तीसरा इक्वेशन होगा। एंड दिस इज द मिनिमम स्पीड ऑफ द व्हीकल ऑन दैट road which is banked with angle theta and the coefficient of static friction is mu s. For mu s is greater than or equal to tan theta, मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन tan थीटा के बराबर या उससे ज़्यादा है। In that situation what happens? V minimum is equal to 0 and this is true for most of the rough roads banked at smaller angle अब इसके बाद से हम बात करेंगे मैक्सिमम स्पीड लिमिट की। Now let us derive the expression for the upper speed limit। तो पहले हमने एक्सप्रेशन डिराइव किया था लोअर स्पीड लिमिट के लिए, अब एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे अपर स्पीड लिमिट के लिए। तो नाउ इफ द स्पीड of the vehicle on that curved road V2 and that is greater than under root RG tan theta, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ये जो हमारा n sin थीटा है this will be less than the centrifugal force। n sin theta will be less than the centrifugal force और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होगा? m V2 स्क्वायर बाई आर। ओके, या आप ऐसे कह सकते हैं m V2 स्क्वायर बाई आर विल बी ग्रेटर देन n sin थीटा। तो इन दैट सिचुएशन द स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी डायरेक्टेड अलोंग द सरफेस ऑफ द रोड बट डायरेक्टेड टुवर्ड्स द इनर एज। इसका डायरेक्शन ये हो जाएगा। बस इतना याद रखने का कि लोअर स्पीड लिमिट के लिए इस फोर्स का डायरेक्शन ये था, अपर स्पीड लिमिट के लिए इस फोर्स का डायरेक्शन ये हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा कि पहली बार हमारा जो ये फोर्स था n sin थीटा इट विल बी ग्रेटर देन द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, देयरफॉर दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स। और जब अपर स्पीड लिमिट की बात हम करते हैं तो n sin थीटा विल बी लेस देन द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड देयरफॉर दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन Fs। तो अब हम ये डायग्राम इसकी ज्योमेट्री के मुताबिक ये डायग्राम निकालेंगे। दिस एंगल विल बी थीटा बिकॉज दिस एंगल इज थीटा एंड दीज टू लाइन्स आर पैरेलल। तो देयरफॉर रिजॉल्विंग Fs इनटू टू कंपोनेंट्स, ए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड ए वर्टिकल कंपोनेंट। जैसे हमने पहले बताया रिजॉल्व कैसे किया जाता है, तो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा Fs cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा Fs sin थीटा। ओके, अब हम एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, अब आप यहाँ पे देखेंगे। पहले हम वर्टिकल फोर्स की बात करते हैं। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में दो फोर्सेस हैं, एक फोर्स है mg और दूसरा फोर्स है Fs sin थीटा। और अपवर्ड डायरेक्शन में सिर्फ एक ही फोर्स है n cos थीटा। तो ये दोनों ही फोर्सेस इस फोर्स को बैलेंस करेंगे। ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा? दैट इज mg प्लस Fs sin थीटा। और अपवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है? n cos थीटा। तो देयरफॉर यू कैन राइट mg
mg इज इक्वल टू, मतलब mg प्लस fs साइन थीटा इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स दैट इज n cos थीटा। तो इसको हम mg को लेफ्ट हैंड साइड में रख लेते हैं, तो mg हो जाएगा इक्वल टू n cos थीटा माइनस fs साइन थीटा। ओके, अब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल फोर्स की। तो यहाँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दो फोर्सेस हैं, एक तो n साइन थीटा है और दूसरा fs कॉस थीटा है। तो इन दोनों फोर्सेस का सम हो जाएगा, और आउटवर्ड डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल है, तो सम ऑफ दीज टू फोर्सेस इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो देयरफॉर हाउ यू कैन राइट मैथमेटिकली, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाएगा mv2 स्क्वायर बाई आर। ये हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv2 स्क्वायर बाई आर आउटवर्ड डायरेक्शन में, वो बैलेंस करेगा इन दोनों फोर्सेस का, और ये दोनों फोर्सेस इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। तो देयरफॉर इज इक्वल टू fs cos थीटा प्लस n sin थीटा। ओके, n sin थीटा। नाउ फॉर द मैक्सिमम स्पीड लिमिट, the static force of friction Fs will be equal to mu s into n। अब यहाँ पे हम इस एक्सप्रेशन को ये पहले वाले एक्सप्रेशन से डिवाइड करेंगे, इस इक्वेशन को इससे हम डिवाइड करेंगे। तो पूरे स्टेप्स मैं नहीं लिखता हूँ, अभी पहले मैंने मिनिमम स्पीड लिमिट के लिए एक्सप्रेशन डिराइव किया हुआ है, वैसे ही आप डिवाइड कर लेंगे। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको एक्सप्रेशन मिल जाएगा, और वो एक्सप्रेशन होगा V2 के लिए, और V2 विल बी इक्वल टू, जब ये वैल्यू आप सब्सटीट्यूट करेंगे Fs इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, तो V2 आपको मिल जाएगा इक्वल टू अंडर रूट, ये कैसे आप करेंगे, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड करेंगे। ओके, तो V2 इज इक्वल टू RG tan थीटा प्लस म्यू एस डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। वन माइनस म्यू एस tan थीटा, दिस विल बी इक्वेशन नंबर 4। और ये अपर स्पीड लिमिट है, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, you will say this will be the maximum speed of the vehicle, this is maximum। तो you can say this is equal to V2 maximum। तो दोनों ही स्पीड हमने फाइंड किया, मिनिमम स्पीड एंड मैक्सिमम स्पीड। तो मैक्सिमम स्पीड ऑफ द व्हीकल कितनी हो सकती है, मैक्सिमम स्पीड विल बी अंडर रूट RG इन ब्रैकेट tan थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। Now, if mu s is equal to cot theta, so therefore V maximum will be equal to infinity, but the maximum value of mu s, coefficient of static friction की maximum value कितनी होती है, mu s की maximum value होती है 1, and therefore for angle that is banking angle greater than or equal to 45 डिग्री, अगर बैंकिंग एंगल हमारा 45 डिग्री के बराबर या उससे ज़्यादा है और मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं, तो आपको मिल जाएगा मैक्सिमम स्पीड ऑफ द व्हीकल कितना हो जाएगा, दिस विल बी इन्फिनिटी।
अब हम बात करते हैं दोनों ही इक्वेशन नंबर 3 और 4 जो हमने डिराइव किया। इक्वेशन नंबर 3 हमारा किस लिए था? लोअर स्पीड लिमिट के लिए था, और इक्वेशन नंबर 4 किस लिए था? अपर स्पीड लिमिट के लिए था। कौन से रोड पे? बैंक्ड रोड के लिए। तो अगर दोनों ही इक्वेशन का हम यूज करते हैं और कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को छोड़ देते हैं, मतलब कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस को हम 0 ले लेते हैं, तो हमारा जो सेफ स्पीड मिलेगा वह मिलेगा v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी tan थीटा। तो दिस इज द सेफ स्पीड ऑफ द व्हीकल ऑन ए कर्व्ड बैंक्ड रोड, और इसी को हम कहते हैं सेफेस्ट स्पीड। अब आप इसको को रिलेट कर सकते हैं इससे पहले जो हमने एक्सप्रेशन डिराइव किया था, वेल ऑफ डेथ, मौत का कुआं। तो जब हेवली डॉप्ड बैंक्ड रोड की बात करते हैं, हेवली डॉप्ड बैंक्ड रोड की, तो वहाँ पे वेल ऑफ डेथ में जो व्हीकल ड्राइव करता है, जिसे मान लीजिए कि ऐसे सिलेंड्रिकल वेल ऑफ डेथ है, तो इस सरफेस पे व्हीकल ड्राइव करता, मतलब एग्जैक्टली ऐसे ड्राइव करता है। तो वैसी कंडीशन में ये बहुत ही हेवली बैंक्ड रोड हो गया, इसलिए कि यहाँ तो बैंकिंग ऑफ रोड इतना हो गया, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ओके, और ये रोड है, तो हॉरिजॉन्टल सरफेस से कितना एंगल बना दिया? 90 डिग्री। तो ये हेवली बैंक्ड रोड हो गया। तो हेवली बैंक्ड रोड में जो लोअर स्पीड लिमिट होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब हम लोअर स्पीड लिमिट से लोअर पे आ जाएंगे तो वहीं पे हम स्लिप कर जाएंगे। तो इसलिए इन केस द हेवली बैंक्ड रोड, द लोअर स्पीड लिमिट, दैट इज द मिनिमम स्पीड, इज वेरी इंपॉर्टेंट।